हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि 21 जनवरी 2024 में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए YouTube पर सीटेट की फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं। ऑलरेडी कई सब्जेक्ट आपके उसमें कंप्लीट हो चुके हैं और अभी आपकी CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की आपकी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। आपकी CDP की 6 क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं आपकी CDP की क्लास नंबर 7। और आज का फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रहेगा और उसके अलावा हम बात करेंगे जॉन डीवी के बारे में, प्रगतिशील शिक्षा और आपकी बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला वाला टॉपिक होने वाला है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। फ्रेंड्स, 1 नंबर का क्वेश्चन 100% यहाँ से आना ही आना है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। तो स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा फ्रेंड्स, ये है बेंजामिन एस ब्लूम 1913 टू 1999। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। इन्होंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दिया था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। बेंजामिन ब्लूम यह अमेरिका के निवासी थे फ्रेंड्स और इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था कि जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको हम किस किस तरह से ग्रहण करते हैं। तो इसके बारे में इन्होंने बताया था कि 3 पक्षों में, 3 डोमेन्स में हम जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को ग्रहण करते हैं। फ्रेंड्स, कौन कौन से 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो 3 डोमेन्स कौन कौन से होते हैं वो एक एक करके नज़र बनाएंगे सब पर। फ्रेंड्स, पहला होता है आपका ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। अब ये क्या होता है ज्ञानात्मक पक्ष? फ्रेंड्स, जैसा कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, ज्ञानात्मक यानी कि आपके ज्ञान से संबंधित, आपके दिमाग से संबंधित, आपके जो माइंड से संबंधित होगा आपके, ठीक है, उसे बोलेंगे आपका ज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है। उसके बाद सेकंड इन्होंने बताया भावात्मक पक्ष यानी कि अफेक्टिव डोमेन, जो आपके भाव से रिलेटेड होगा। मान लीजिए कि आपको शिक्षा ग्रहण करनी है और कुछ सीखना है आपको, तो जब उसमें आपका भाव होगा, आपका मन होगा सीखने का, तभी आप उसे सीख पाएंगे अच्छे से। ठीक है। तो सीखने के लिए ज्ञानात्मक पक्ष यानी दिमाग का होना भी ज़रूरी है, भावात्मक पक्ष का भी होना ज़रूरी है यानी कि अफेक्टिव डोमेन का भी होना ज़रूरी है। और 3rd नंबर पे आ जाता है फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रियात्मक पक्ष यानी कि आपका साइको मोटर डोमेन। अब ये किससे संबंधित होता है? साइको मोटर डोमेन का मतलब होता है फ्रेंड्स आपके फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित। ठीक है। मान लीजिए आपको खाना खाना है, आपका खाना खाने की इच्छा है, ठीक है, आपको खाना मिल गया है और आपका मन भी है खाना खाने का, लेकिन आप अपने हाथ पैर नहीं हिलाओगे, हाथ को आपको हिलाना नहीं है। ठीक है। तो कैसे आपके पेट में जाएगा खाना? नहीं जाएगा ना। आपको कुछ ना कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, अपने हाथ का यूज़ करना पड़ेगा, अपने मुंह का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये 3 स्टेजेस, 3 डोमेन बताए हैं बेंजामिन ब्लूम ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में नज़र बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इनके बारे में। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर स्क्रॉल करते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है फ्रेंड्स आपका ज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। फ्रेंड्स, ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी दी थी वो अपनी 1956 में दी थी। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। मैंने बताया ना आपको, ज्ञानात्मक जो पक्ष होता है आपका, ये किससे संबंधित होता है? आपके दिमाग से, आपके मन से। ठीक है, आपकी मेंटल कैपेसिटी से, सॉरी। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन
और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर यानी कि लो लेवल से ऊंचे स्तर हाई लेवल तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा हुआ है। तो इन्होंने बताया था ज्ञानात्मक पक्ष में कि हम सरल से कठिन की ओर क्या करते हैं, सीखते हैं। पहले सरल चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद हम कठिन चीज़ों को सीखते हैं। और लेवल सीखने का क्या रहता है, पहले हम नीचे वाले लेवल से, लो लेवल से सीखते हैं चीज़ों को, और फिर सीखते सीखते हाई लेवल, ऊंचे लेवल तक जाते हैं। तो ऊंचे लेवल तक सीखने के लिए, जाने के लिए हमें जब जाते हैं तो 6 भागों में बांटा गया है इसको, जिसमें कि जो 3 लेवल होते हैं आपके, शुरू वाले जो 3 लेवल आपको दिख रहे हैं, ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, ये आपके लो लेवल्स होते हैं। ठीक है, लो लेवल्स आपके होते हैं। और जो बाद वाले आपको 3 दिख रहे हैं, अभी आगे स्लाइड पे दिख जाएगा आपको, वो हाई लेवल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हाई लेवल्स आपके होते हैं। अब एक एक करके देखेंगे इनको। ठीक है, अभी फ्रेंड्स आपको इजीली दिख रहा होगा। ठीक है, फोटो भी हमने आपके लिए लगाई हुई है। सबसे जो नीचे वाला लेवल होगा आपका होगा ज्ञान यानी कि नॉलेज। मान लीजिए मुझे आपको कोई चीज़ सिखानी है, तो पहले उसके बारे में क्या करूँगा मैं आपको, पहले फ्रेंड्स उसके बारे में आपको बताऊँगा, उसके बारे में आपको नॉलेज दूंगा। क्या दूंगा, नॉलेज दूंगा, यानी कि ज्ञान दूंगा उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, उसके बारे में जो मैंने आपको नॉलेज दी है, ज्ञान दिया है, उसके बारे में आपको समझाऊँगा, यानी कि बोध कराऊँगा उसका, यानी कि सेकंड नंबर पे क्या कराऊँगा, बोध कराऊँगा। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है अनुप्रयोग। मान लीजिए कोई चीज़ आपको मैंने सिखाई है, तो फिर क्या करूँगा, उसको मैं आपका अनुप्रयोग अप्लाई करना सिखाऊंगा, उसका अनुप्रयोग करूँगा। मान लीजिए क्वेश्चन कराया आपको, क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आ जाता है विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस करेंगे फिर हम उसका। आप क्या करोगे, फिर उसका एनालिसिस करोगे, उसको क्या करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़कर उसका एनालिसिस करोगे। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एनालिसिस, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, यानी छोटे छोटे पार्ट में करके उसका एनालिसिस करोगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर करेंगे हम संश्लेषण, यानी कि सिंथेसिस। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, एक जगह मिलाना। फिर पूरा जो हमने सीखा है उस ज्ञान को एक जगह मिलाएंगे। ठीक है, मिलाएंगे या फिर इकट्ठा करेंगे एक जगह पे। और लास्ट में क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन। मान लिया क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो फिर आपको मूल्यांकन करना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, लास्ट में आपको फाइनली मूल्यांकन करना है। तो ये जो बात फ्रेंड्स बताई थी ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में, ये 1956 में बेंजामिन ब्लूम के द्वारा बताई गई थी। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करेंगे, एक सेकेंड। हाँ, ये इसके लिए पिक्चर हमने लगा के रखी है। सबसे जो नीचे वाला स्तर होता है उसे बोलते हैं ज्ञान, यानी कि नॉलेज। सेकंड नंबर पे आता है समझ बूझ, यानी कि क्या हो जाएगा, नॉलेज के बाद कॉम्प्रीहेंशन। फिर हो जाएगा अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन। फिर क्या आ जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा, यानी कि एनालिसिस हो जाएगा उसका। और फिर संश्लेषण होगा। ठीक है, फिर हो जाएगा उसका संश्लेषण, यानी कि सिंथेसिस हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, उसका मूल्यांकन होगा, यानी कि इवैल्यूएशन। ठीक है, लास्ट में उसका इवैल्यूएशन हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये 1956 के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, एज पर 1956 ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो दिया गया था, ये जो डोमेन दिया गया था, ये 1956 में दिया गया था। बाद में 2001 में जो ब्लूम्स के बाद में जो चेले थे, उन्होंने इसको क्या करा था, इसको चेंज कर दिया था, इसके नाम में थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया था। पहले देख लेते हैं इसके बारे में। ज्ञान मतलब आंकड़े या जानकारी याद करना। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पेडागोजी में क्वेश्चन बन जाता है इस तरह का कि आंकड़े या जानकारी याद करना कौन से किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, समझ बूझ सेकंड में आपका अनुवाद, प्रक्षेप एवं निर्देशों के अर्थ समझना तथा समस्याओं की व्याख्या करना, ये सब समझ और बूझ में आएगा। अनुप्रयोग में क्या आपका आ जाएगा,
किसी परिकल्पना का नई परिस्थिति में उपयोग या एक अमूर्त कल्पना का स्वतः उपयोग करना, बताया था ना, अनुप्रयोग करना यानी कि उसका अप्लाई करना। विश्लेषण में आपका क्या आ जाएगा, वस्तु या परिकल्पना को विभिन्न भागों में अलग अलग करता है, बताया था ना, विभिन्न भागों में, छोटे छोटे भागों में अलग करते हैं ताकि संगठनात्मक ढांचा समझा जा सके। तथ्यों एवं निष्कर्षों के बीच अंतर कर सकता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करेंगे और डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। और फिर उसके बाद संश्लेषण। संश्लेषण में क्या बताया था, सब चीज़ को, पूरे ज्ञान को एक साथ मिलाएंगे। विविध तत्वों से एक ढांचा या पैटर्न बनता है, एक नए अर्थ या ढांचे पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाते हैं। यहाँ क्या करते हैं, जोड़ते हैं, मतलब मिलाते हैं एक जगह पूरे ज्ञान को। और मूल्यांकन, लास्ट में मूल्यांकन करते हैं, यानी कि इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, विचारों तथा सामग्रियों के मूल्य पर निर्णय करना। लास्ट में फाइनली हम क्वेश्चन का जब आंसर देंगे तो निर्णय लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझना है अच्छे से। और बाद में जो 2001 में जो रिवाइज हुआ था उसमें क्या चेंजेस किए गए थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। जो ज्ञान है इसको बोल दिया गया था रिमेंबर, ठीक है। समझबूझ को बोल दिया गया था अंडरस्टैंड। अनुप्रयोग को बोल दिया गया था अप्लाई, ठीक है। मैंने आपको बताया ऊपर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, यहाँ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ज्ञान के लिए ऊपर लिखा हुआ है नॉलेज, यहाँ रिमेंबर हो जाएगा। ऊपर समझबूझ के लिए लिखा हुआ था कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ हो जाएगा अंडरस्टैंड। यहाँ पे अनुप्रयोग के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ था पीछे वाली पिक में, यहाँ लिखा है अप्लाई। और यहाँ विश्लेषण के लिए वहाँ क्या लिखा था, एनालिसिस, तो बाद में इन्होंने कर दिया था इसका एनालाई, ANALYE, ठीक है। अब बचेगा आपका संश्लेषण और मूल्यांकन। इसका फ्रेंड्स इन्होंने उल्टा कर दिया था, संश्लेषण को ऊपर पहुंचा दिया था, ठीक है, और मूल्यांकन को नीचे कर दिया था। तो मूल्यांकन को कर दिया था इन्होंने इवैल्यूएशन की जगह इवैल्यूएट, ठीक है। और संश्लेषण का क्या कर दिया था ऊपर पहुंचाकर, संश्लेषण को बोलते हैं सिंथेसिस, इन्होंने कर दिया था क्रिएट, यानी कि रचना करना, क्रिएट, ठीक है। ये चेंजेस इन्होंने 2001 में किए थे। अब एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे आप, तो सबसे ऊपर वाला स्तर कौन सा है, आपको क्रिएट मिलेगा तो आप क्रिएट लगा देंगे, ठीक है। क्रिएट ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगा ऑप्शन में, आपको ऑप्शन में मिलेगा इवैल्यूएशन, तो आप इवैल्यूएशन लगा देंगे। दोनों में से एक ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और ईयर के अकॉर्डिंग पूछता है कि 2001 के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर वाला स्तर कौन सा है, तो क्रिएट आप बोल देंगे, ऑप्शन लगा देंगे। और 1956 के अकॉर्डिंग आपसे पूछता है या ईयर कोई नहीं देता है तो फिर सबसे ऊपर क्या रहेगा, इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन आपका रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। ध्यान से देख लेंगे पिक को, चलिए आगे चलते हैं। तो एक स्तर हो गया है इनका, एक पक्ष हो गया है ब्लूम टैक्सोनॉमी का। दूसरा पक्ष था फ्रेंड्स भावात्मक पक्ष, यानी कि अफेक्टिव डोमेन। इसका क्या मतलब होता है पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह, प्रेरणा आदि। मान लीजिए कोई काम आपको सीखना है तो उस काम को सीखने के लिए आपके भाव का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। आपका मन ही नहीं है, आपका भाव ही जब नहीं है उसमें तो वो काम आप नहीं सीख पाएंगे। और जब आपका भाव उसमें इंक्लूड होगा तो आप उस काम को बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल इसमें दिए तारीफ़, जब आपकी कोई तारीफ़ करेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका उत्साह कोई बढ़ाएगा या आपको कोई प्रेरणा, मोटिवेशन कोई देगा तो आपके जो भावात्मक पक्ष है वो एक्टिव हो जाएगा अच्छे से और अच्छे से काम करेगा और आप बहुत ही अच्छे से किसी चीज़ को सीख पाएंगे। शिक्षण जो आपके उद्देश्य है उनको पूरा कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं, थर्ड, क्रियात्मक पक्ष। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल्स के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि शारीरिक एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज़ में सम्मिलित होती हैं। जैसे खाना खाने के लिए आपको हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। यानी क्रियात्मक पक्ष का भी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है
किसी भी ज्ञान को, किसी भी शिक्षण को आपको सीखने के लिए। ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी, और इससे रिलेटेड हमने एक दो क्वेश्चन इंक्लूड किया है, बाद में लास्ट में क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, डिस्कस करेंगे उसके बारे में तब। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपका अगला टॉपिक आ जाता है बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इनके जो समर्थक कौन थे फ्रेंड्स? इनके समर्थक थे जॉन डीवी। उन्होंने इस शिक्षा का समर्थन किया है। फ्रेंड्स सबसे पहले आप पिक की तरफ नज़र लगाएंगे तो उसमें क्या कौन है सेंटर्ड? फोकस किस पर किया गया है? बच्चों पर। टीचर साइड में खड़ी है, सब बच्चे बैठे हुए अपनी कुछ ना कुछ पेंटिंग वगैरह कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा जो बच्चों को केंद्र में रखकर, बच्चों पर फोकस कर कर उन्हें दी जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। ऊपर स्लाइड को हल्का सा स्क्रॉल करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डीवी थे। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। अभी बताया ना फ्रेंड्स आपको कि बच्चों को हम केंद्र मानते हैं और बच्चों को केंद्र मानकर ही हम शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर बालक की रुचियों, यानी कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या बच्चा करना चाह रहा है। पेंटिंग करना चाह रहा है तो पेंटिंग कराओ। बच्चे की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं, बच्चे की क्या क्षमता है, क्या कैपेसिटी है को ध्यान में रखते हुए बच्चे की क्षमताओं को भी ध्यान में रखेंगे और रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। ये नहीं है कि बच्चे की कैपेसिटी जो है आधा घंटा पढ़ने की और आप बच्चे को 4 घंटे पढ़ा रहे हो, नहीं। बच्चे की कैपेसिटी का ध्यान रखा जाएगा, बच्चे की रुचि किस में है, इंटरेस्ट किस में है, उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा, और बच्चे की हैबिट क्या है, प्रवृत्ति क्या है, उसका भी ध्यान रखकर ही बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसे कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। आज की जो शिक्षा नीति है वो भी इसी पर फोकस करती है। ठीक है, और इसके जो समर्थक थे वो थे फ्रेंड्स जॉन डीवी। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे जॉन डीवी। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसके बारे में भी जो है इस पे भी जो जोर दिया था जॉन डीवी ने दिया था। अब ये क्या होती है? जब बच्चों को हम उनकी अभिवृत्तियों यानी कि एटीट्यूड्स, बच्चों की इच्छाओं, इंटरेस्ट मिलती जुलती है के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। मान लीजिए बच्चे की कोई इच्छा है और बच्चे की इच्छा के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाया जाता है। मान लीजिए बच्चे का खेल में इंटरेस्ट है और खेल से संबंधित ही आप उसको बातें बता रहे हैं। ये बच्चे का पेंटिंग में इंटरेस्ट है, पेंटिंग आप उससे करा रहे हैं, उसी के बारे में आप उसको बात बता रहे हैं। तो क्या होगा? उसकी जो शिक्षा हो जाएगी प्रोग्रेसिव हो जाएगी, प्रगतिशील हो जाएगी, और उसके शिक्षा का जो लेवल होगा, स्तर होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए। बिल्कुल सही बात है। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसके अकॉर्डिंग क्या है? शिक्षा बनी है किसके लिए? बच्चे के लिए बनी है। ठीक है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं बना है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे प्रगतिशील शिक्षा से बच्चे का सर्वांगीण ऑल राउंड विकास होता है, यानी बच्चे का पूरा विकास होता है हर तरह से। बच्चा क्रिएटिविटी कुछ कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है, तो उसके माइंड का भी विकास होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, उसका शारीरिक विकास भी होगा। ठीक है, उसका मानसिक विकास भी होगा। तो उसका सर्वांगीण विकास होता है हर दिशा में, हर डायरेक्शन में। ठीक है, किससे? प्रगतिशील शिक्षा से। अगला पॉइंट देख लेते हैं प्रगतिशील शिक्षा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। कोई भी चीज़ है इसमें क्या होता है प्रगतिशील शिक्षा में? लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर ये बल देती है। अपने हाथ से कोई चीज़ करना और तब उसको सीखना। और आपको पता ही है फ्रेंड्स, लर्निंग बाय डूइंग, जब कोई एक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है? उसमें ये बच्चा उसमें जल्दी सीख जाता है, कोई भी बच्चा उसको जल्दी सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट के बेस पे एक क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड किया है, तो ध्यान से देखेंगे इसको। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सीटिंग अरेंजमेंट, टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए।
जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा और टाइम टेबल होगा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि लचीला होना चाहिए। ये नहीं है कि सीटिंग अरेंजमेंट में आगे जो है होशियार बच्चा आगे ही बैठेगा, उसकी सीट फिक्स हो गई है और एक फ़िक्स टाइम कर दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। और इसमें सहयोगितापूर्ण अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, एक दूसरे के सहयोग से इसमें बच्चे सीखते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ग्रुप में बैठ जाएंगे, एक दूसरे की हेल्प लेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और हेल्प करते करते ही सीखेंगे। तो सहयोगितापूर्ण अधिगम इसमें चलता है, किसमें? प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई के अनुसार प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे समूह में एक्टिव पार्टिसिपेंट करें और सोशल स्किल को सीखें। सीबीएसई ने बताया कि प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन होती है, प्रगतिशील शिक्षा में जो बच्चे होते हैं समूह में एक्टिव पार्टिसिपेंट करें, मतलब सक्रिय भागीदारी उसमें करें समूह में, और सोशल स्किल को सीखें, जो सामाजिक कौशल है उसको सीखें। और सही बात है, जब बच्चे ग्रुप में रह के एक्टिव रहेंगे, ग्रुप में रह के एक्टिव जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी एक्टिविटी में ग्रुप में रह के, तो क्या करेंगे? सामाजिक कौशल सीखेंगे, ठीक है, सोशल स्किल को सीख जाएंगे। प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है। इससे पहले क्या बताया था हमने? बाल केंद्रित शिक्षा, उसमें भी जॉन डीवी का योगदान था, और प्रगतिशील शिक्षा में भी अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक थे जॉन डीवी, उन्हीं का योगदान है, ठीक है। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली यानी कि ट्राइपोलर प्रोसेस बताया है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, जॉन डीवी ने क्या बताया? शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली ट्राइपोलर प्रोसेस बताया है। कैसे? आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इन्होंने क्या बताया है? ट्राइपोलर कैसे होती है कि जो ये शिक्षा प्रणाली होती है, इसमें एक टीचर होता है, एक बालक होता है, एक होता है पाठ्यक्रम। तो जो टीचर होता है वो होता है स्वतंत्र चर, ठीक है। कैसा होता है? स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो इंडिपेंडेंट होता है टीचर, ठीक है। और बालक क्या होता है? बालक होता है आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। बालक किसके ऊपर डिपेंड होता है? टीचर के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। और पाठ्यक्रम को बताया गया फ्रेंड्स मध्यस्थ चर यानी कि इंटरमीडिएट वेरिएबल। कहने का मतलब है कि बच्चे कैसे सीखते हैं? पाठ्यक्रम को पढ़ के सीखते हैं, पाठ्यक्रम के माध्यम से सीखते हैं। किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। तो मध्यस्थता का कार्य कौन करता है? पाठ्यक्रम करता है। तो पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर बताया गया है। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप कि स्वतंत्र चर कौन होता है त्रिध्रुवीय प्रणाली में, आश्रित चर कौन होता है, और मध्यस्थ चर कौन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, सेशन यदि पसंद आ रहा है तो सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, एक और पॉइंट हमने यहाँ ऐड किया है, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजू भाई को दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का जो श्रेय है किसको जाता है? जॉन डीवी को। लेकिन यदि भारत की बात करता है तो गीजू भाई बधेगा, ठीक है। पेडागोजी में क्वेश्चन आ जाता है इससे तो उसमें पूछ लिया जाता है। अभी दो दिन के अंदर ही आपकी मैथ्स की क्लास चलेगी, उसमें मैथ्स की पेडागोजी कराएंगे, उसमें क्लियर करा देंगे आपकी सारी मैथ्स की पेडागोजी भी, और प्लस कंटेंट की क्लास चलेंगी 2 दिन बाद, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सिगमंड फ्रायड के बारे में। फ्रेंड्स, सिगमंड फ्रायड थे एक मनोवैज्ञानिक, जैसा कि आपको इमेज में दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो उन्होंने सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या सिद्धांत दिया था उन्होंने फ्रेंड्स? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। चलिए देखते हैं इसके बारे में। साइको एनालिटिक थ्योरी, क्या थी ये थ्योरी? फ्रेंड्स, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे।
सिगमंड फ्राइड कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। जो आपका माइंड होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है, उसका विश्लेषण किया गया है। क्या बताया था इन्होंने फ्रेंड्स? इन्होंने बताया था कि जो मस्तिष्क होता है, मन होता है आपका माइंड, वो 3 टाइप का मन बताए गए इन्होंने। कौन कौन से 3 टाइप हैं? आइए एक एक करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला बताया इन्होंने, यह है मन प्रेजेंट, चेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड, जो कि जिसको इन्होंने वैल्यू दी है 10%, यानी कि जो वर्तमान से जो रिलेटेड होता है। यह मन प्रेजेंट के विचारों से होता है। अभी करंट में कोई बात हो रही होगी तो आप उसको, वो कहाँ रहेगी? आपके चेतन मन में, आप उसको तुरंत उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, 10% ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे चेतन मन में होती हैं। यह मन प्रेजेंट के विचारों से संबंधित होता है, रिलेटेड होता है। ठीक है, नंबर 2 पे आता है फ्रेंड्स अर्धचेतन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। इसके बारे में नहीं बताया गया है कि ये कितना % इसकी वैल्यू है। इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम देकर याद किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप लास्ट टाइम कहीं घूमने गए थे, कोई भी विजिट करने कहीं गए थे ट्रैवलिंग के लिए, लेकिन आपको याद नहीं है। जब आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद आ जाता है कि ओह, मैं तो पिछले साल अक्टूबर में गया था घूमने के लिए। ठीक है, कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप गए होंगे, तो मतलब कुछ समय देकर कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो याद आ जाता है। वो रिलेटेड होता है आपके अर्धचेतन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाता है लास्ट वाला आपका, यानी कि आपका अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में, जिसकी वैल्यू बताई है सिगमंड फ्राइड ने 90%, यानी कि 90% हमारा जो होता है अनकॉन्शियस माइंड ही होता है। इसमें वे बातें होती हैं जो हम भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती। ठीक है, मान लिए कोई आपके साथ कोई एक्टिविटी हुई है, कोई घटना घटी है और वो आपको याद करने की कोशिश आप करते हैं, आपसे पूछी जाती है तो आपको याद नहीं आती है। कोई पुरानी बात जो आप पूरी तरह से भूल चुके हैं और जिसके बारे में आप याद करते हैं तो वो भी आपको याद नहीं आती है। ठीक है, चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। फ्राइड ने व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को 3 भागों में बांटा है। जो इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है फ्रेंड्स, व्यक्तित्व होता है, 3 भागों में बांटा है सिगमंड फ्राइड ने। कौन कौन से 3 भाग हैं, एक एक करके तीनों को हम देखेंगे फ्रेंड्स। पहला इन्होंने बताया है इड, यानी कि ईदम, ये होता है बुरा। ठीक है, बुरा कैसे होता है अभी आपको पता चलेगा, पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, सेक्स संबंधी ज़रूरत आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। फ्रेंड, जो ये वाला व्यक्तित्व होता है इड जिसको बोलते हैं, यानी कि इदम, ये क्या करता है, आपको भूख लगेगी तो आप खाना खा लेंगे, भले ही आपको चोरी करना पड़े। ठीक है, किचन से आपको प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे आप। इसका एग्जाम्पल, जैसे कि आपको प्यास लगी है और हमेशा तो आप पीते हैं कि आरओ का वाटर चाहिए, फ़िल्टर वाटर, लेकिन अभी आपके सामने फ़िल्टर वाटर नहीं है, नॉर्मल पानी रखा हुआ है, लेकिन आपको प्यास लगी है तो आप उठा के पी लेंगे। ठीक है, सेक्स से संबंधित जैसे कि आजकल आप देखते हैं रेप की कितनी घटनाएं आती हैं। ये रेप करने वाला ये नहीं सोचता है कि बाद में उसका परिणाम क्या होगा, उसकी सज़ा क्या हो सकती है, बस रेप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, वो इड के अंदर आता है, ईदम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला होता है फ्रेंड्स ईगो, यानी कि अहम। यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उनका इम्प्लीमेंटेशन करता है, यानी कि जो इच्छा और आवश्यकता है उनकी संतुष्टि के लिए योजना बनाएगा और योजना को अप्लाई भी करेगा, अपने इम्प्लीमेंट भी करेगा अपने ऊपर, या परिणामों की चिंता करता है। लेकिन ये क्या करता है, इसको परिणाम के बारे में पता होता है कि कोई चीज़ गलत है तो उसका परिणाम भी गलत होगा, तो वो क्या करेगा, वो बीच में बैलेंस बनाने का कोशिश करता है। ये
अहम क्या करेगा, इसको पता है कि गलत चीज़ कोई करोगे तो उसका परिणाम गलत हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, परिणाम से बचने के लिए कुछ ना कुछ बैलेंस करने की कोशिश करेगा। जैसे चोरी कर रहा है कोई चोर, तो वो छिप के चोरी करेगा, बिल्कुल सामने से चोरी नहीं करेगा कि कोई समाज में देख लेगा कि नहीं देखेगा। जबकि पहले में क्या था, ईड में नैतिक मूल्यों और सामाजिक आवश्यकताओं की चिंता किए बिना, मान लीजिए चोरी करनी है तो उन्हें समाज का कोई डर नहीं है, नैतिक मूल्यों का कोई डर नहीं है कि ये तो बुरी बात है, नहीं, उन्हें अपना काम करना है बस। लेकिन इसमें क्या करेगा, ये नैतिक मूल्यों और सामाजिक जो आवश्यकताएं उनको ध्यान में रखेगा, छिप के काम करेगा कोई गलत काम करेगा तो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि परिणाम इसका बुरा होगा, इसलिए वो ये क्या करता है, ईगो, ये इड यानी कि ईदम, और बाद में आता है थर्ड नंबर पे पराहम, सुपर ईगो, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने का काम ये करता है ईगो। ठीक है फ्रेंड्स। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, परा अहम यानी कि सुपर ईगो। अब ये क्या होता है, यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करना या झूठ ना बोलना। परा अहम होता है, सुपर ईगो कहते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब फ्रेंड्स ये होगा कि समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो समाज के नैतिक मूल्य हैं उनके अकॉर्डिंग काम करता है। जिसके अंदर परम ईगो होता है, सुपर ईगो होगा, वो बुरे कामों से दूर रहता है, वो चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो यानी कैसा होता है, ये होता है अच्छा। ठीक है, बताया था ना आपको, अच्छा होगा ये। और ये ईड क्या होता है, ईड होता है सबसे ऊपर वाला, पहले नंबर वाला बुरा, और जो बीच वाला ये क्या होता है, ये बुरा और अच्छा, यानी कि ईड और सुपर ईगो इनके बीच बैलेंस बनाने का काम करता है। ठीक है, ये ईड के बीच और सुपर ईगो के बीच बैलेंस बनाने का काम करता है कौन, ईगो यानी कि अहम। ठीक है फ्रेंड्स, ईड यानी कि इदम बुरा होता है, परा अहम सुपर ईगो अच्छा होता है, और ईगो और जो अहम होता है ये इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से आपको समझाया है। फिर भी किसी चीज़ को समझने में आपको दिक्कत है तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने आपके लिए बाद में लगाए हुए हैं, 5-6 क्वेश्चन लगाए हैं, उनको भी लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक आती है स्टेज आपकी ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक स्टोरी है, वैसे तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता क्या है, इसमें अपोजिट सेक्स में बच्चे प्यार करते हैं, ज़्यादा वैल्यू देते हैं। देखिए जैसे कि लिखा है इसमें, लड़का अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है अपने पिता के मुकाबले। ये जो पिक आपको दिख रही है फ्रेंड्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड पिक है, ये हमने नेट से आपके लिए लगाई है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा जो है अपनी माँ का हाथ पकड़ के ये बैठा हुआ है, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, अपोजिट सेक्स यानी कि लड़का अपनी माँ की हाथ की उंगली पकड़कर बैठा है, अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, यानी ओडिपस एक ग्रंथि होती है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। इसके विपरीत फ्रेंड्स एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, इसमें लड़की अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है अपनी माँ के मुकाबले। सेम वही, मतलब अपोजिट सेक्स में बच्चा प्यार करता है तो अपनी माँ की जगह क्या कर रही है, अपने पिता से अधिक प्यार करती है। जैसे कि आपको इमेज में देख के क्लियर हो ही रहा होगा, आपके लिए अच्छी सी इमेज लगाइए। एक क्यूट सी बच्ची अपने पापा को प्यार कर रही है। ठीक है, थर्ड आ जाता है फ्रेंड्स इसमें स्वयंमोह यानी नार्सिसिज्म। ये भी एक स्टोरी से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है वैसे तो, लेकिन उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझेंगे इसमें व्यक्ति खुद अब से है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, खुद से प्यार करता है, खुद से प्यार करता है। ठीक है, आपको इमेज में दिख रहा होगा लड़की क्या कर रही है, इमेज में अपना फोटो देख रही है और अपने बाल को ऐसे ऐसे कर रही है, घुमा रही है। मतलब वो ये सोच रही है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, यानी कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तो खुद से ही प्यार कर रही है। तो इस एक्टिविटी को बोलते हैं स्वयंमोह यानी कि नार्सिसिज्म, जब एक इंसान खुद से ही प्यार करता है। शीशे में देख के या फिर पानी में अपनी इमेज देख के सोचेगा कि हम तो जो है बहुत सुंदर हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। आई होप कि आपको तीनों पॉइंट ये क्लियर
हो गए होंगे। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट। फ्रेंड जैसा कि नाम है समायोजन, एडजस्टमेंट करना, तो आपको उसका मतलब पता ही होगा। परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल लेना समायोजन कहलाता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपके पास बुक्स नहीं है, तो आपको हेल्प लेनी है, लाइब्रेरी से बुक्स आपको लेनी है। आप लाइब्रेरी जाते हैं कि चलो आज मुझे 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो 2 बुक्स मैं लाइब्रेरी से ले लेता हूँ। लेकिन वहाँ पे आप देखते हैं कि लाइब्रेरी में एक ही सब्जेक्ट की बुक केवल आपको मिलती है, और जो दूसरे सब्जेक्ट वाली बुक है उसको आपका कोई बैचमेट दूसरा ले लेता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में एडजस्ट कर लेते हैं, उस बुक को ले लेते हैं और अपने साथी से बात कर लेंगे, क्लासमेट से, कि आप कल ये वाली बुक ले लीजिएगा और दूसरी वाली बुक आप मुझे दे दीजिए कल। ठीक है, तो आप समायोजन कर लेते हैं, वहाँ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आ जाता है कुसमायोजन यानी कि माल एडजस्टमेंट। ये इसका उल्टा हो जाता है। जब कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो वह कुसमायोजन को दर्शाता है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए बुक मिल गई तो समायोजन हो गया, बुक नहीं मिलेगी तो उसका क्या हो जाएगा, उसकी आवश्यकताओं की इसकी पूर्ति नहीं होगी और वह कुसमायोजन को दर्शाएगा, एडजस्टमेंट उसका नहीं होगा। ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है। अब जो कुसमायोजन होता है फ्रेंड्स, इसके तत्वों के बारे में बताया गया है। इसके कौन कौन से तत्व होते हैं कुसमायोजन के। पहला बताया गया तनाव यानी कि स्ट्रेस। आप सबको पता ही है तनाव क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो वह तनाव में आ जाता है। ठीक है, जैसी मांग होती है, जैसा एटमॉस्फेयर होता है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो तनाव में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन में आ जाता है। मान लीजिए पे एग्ज़ाम आ रहे हैं और एग्ज़ाम में पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम पास करने के लिए, और पढ़ाई हो नहीं पा रही है तो उसके ऊपर तनाव आ जाएगा कि एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो फेल होने का उसे डर रहेगा, उससे उसके माइंड में तनाव हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। सेकंड नंबर पे देख लेते हैं द्वेष यानी कि चिंता, हेट्रेड या फिर वरी। जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता तो उसमें द्वेष और चिंता जागृत हो जाती है। वही एग्ज़ाम का जो एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं लेकिन वो पढ़ाई उसकी नहीं हो पा रही है, बुक्स और नोट्स एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, वो नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, नहीं पढ़ने का उसे टाइम मिल पा रहा है, तो उससे उसे क्या हो जाएगी, चिंता होने लग जाती है। ठीक है, उसकी चिंता जागृत हो जाती है। अब जब चिंता जागृत हो जाएगी तो उसके ऊपर एक दबाव आ जाएगा कि मम्मी पापा को फेल हो गया तो क्या जवाब दूंगा। दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है, आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। मान लीजिए एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगा तो सारे दोस्त क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे कि तुम्हें तो जो है, तुम्हारा जो तो लड़का फ़ेल हो गया, उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दबाव आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, दबाव में आ जाएगा ऑब्वियसली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कुंठा यानी कि फ्रस्ट्रेशन। इस वाले पॉइंट से फ्रेंड्स अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से समझेंगे ये क्या होती है फ्रस्ट्रेशन। किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना कुंठा कहलाती है। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करेंगे फ्रेंड्स। किसी भी इच्छा में बाधा, मान ले कोई इच्छा है आपकी कि आपको जो है पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आपका सिस्टम कुछ टाइम टेबल ऐसा बिगड़ जाता है, आपकी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। ठीक है, जब अच्छे से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो आपके अच्छे मार्क्स भी एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो उम्मीद क्या हो जाएगी, जब आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, जब आपकी पढ़ाई हुई ही नहीं है तो आपकी उम्मीद हो जाएगी ख़त्म कि अच्छे मार्क्स अब नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और उम्मीद ख़त्म हो जाएगी, तो आप में कुंठा प्रवृत्ति आ जाएगी, यानी कि फ्रस्ट्रेशन हो आपके अंदर आ जाएगी एक। ठीक है, और ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो ये वाली कंडीशन को बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको अच्छे से क्लियर हो भी रहे होंगे। ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट आ जाता है इसमें द्वंद्व यानी कि कॉन्फ्लिक्ट। जब एक ही समय में 2 शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं तब व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है।
इसका एग्जाम्पल देता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। मान लीजिए आप फैमिली में हैं और आप फैमिली में सबसे जिम्मेवार इंसान हैं, तो आपकी एक तरफ आपकी पढ़ाई भी चल रही है और एक तरफ आपको जॉब करके घर की जिम्मेवारी भी आपके ऊपर है। तो दो शक्तियाँ एक साथ जागृत हो गई। अब आप कन्फ्यूजन में हो, आपको जॉब भी करनी है क्योंकि आपको घर चलाना है, ठीक है, और आपको पढ़ाई भी करनी है क्योंकि आपको अपना फ्यूचर देखना है। तो ये वाली जो कंडीशन हो जाती है ये कॉन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन हो जाती है, द्वंद्व वाली, यानी कि दोनों ही काम ज़रूरी हैं, दोनों ही आपको करने हैं, ठीक है। चलिए आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाता है आपका सुरक्षा युक्तियाँ, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये ऐसी युक्तियाँ होती हैं जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। मान लीजिए आपको कोई परेशानी है जिसकी वजह से आपको चिंता हो रही है और आपके अंदर कुछ कमियां हैं, उनसे आपको क्या करना है? मुक्ति पानी है। तो आप क्या करेंगे? आप अनटेम्परेरी एक साधन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो जो साधन होता है उसे बोलते हैं सुरक्षा युक्ति, डिफेंस मैकेनिज्म। अब वो होता क्या है? समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है, दो प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स। ये जो आप जिन युक्तियों का सहारा लेंगे अस्थायी कवच के रूप में, दो टाइप्स की ये बताई गई हैं। पहली प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, जिसके बारे में ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। दूसरी हो जाती है आपकी अप्रत्यक्ष विधि यानी कि इनडायरेक्ट मेथड। अब अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर मूव कर लेते हैं। अभी अप्रत्यक्ष विधि होती क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, एक एक करके देखेंगे। थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्लाइड को। पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं इसके बारे में, प्रत्यक्ष विधि के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति चेतन रूप में अपनाता है एक्टिव रूप में फ्रेंड्स, बिल्कुल एक्टिव रूप में जिन्हें अपनाता है। तनाव को दूर करने के लिए बिल्कुल एक्टिव होकर जिस युक्ति को अपनाएगा वो प्रत्यक्ष विधि के अंदर आएगी, ठीक है। अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है? इसमें तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप में अपनाता है, ठीक है। बिल्कुल सामने से कुछ नहीं करेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली उन मेथड को यूज़ करेगा। वो कौन कौन से मेथड है वही हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला आ जाता है इसमें तर्क संगति, यानी कि रेशनलाइजेशन। बताइए ये क्या होता है? तर्क संगति, रेशनलाइजेशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, तर्क संगति यानी कि रेशनलाइजेशन क्या होता है? इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रिया देता है, जैसे पेपर न पास होने पर अध्यापक को दोष देना। बिल्कुल सही बात है। तो क्या करेगा इसमें? मान लीजिए कोई बच्चा यदि एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो घर जाके क्या बताएगा? वो झूठा रीज़न बताएगा, ठीक है, और उसी पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। पेरेंट्स से बोल देगा कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, या फिर टीचर ने सही से क्लास नहीं दी थी, या फिर टीचर्स ने क्या किया था, अंकित सर ने क्या किया था, क्लास नहीं कराई थी प्रॉपर, अंकित सर ने पीडीएफ हमें नहीं दिया था। तो क्लास तो हमने करी लेकिन पीडीएफ से हम नहीं पढ़ पाए थे। तो इस तरह का कोई झूठा बहाना बना देगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाता है दमन, यानी कि रिप्रेशन। इसमें व्यक्ति के कष्टदायक यादें, विचार या भावना अचेतन मन में चली जाती हैं। मान लीजिए कि हमारे साथ कोई दुखद घटना है, या हमारे फेल होने का, असफल होने की कोई बात है, वो या कोई विचार है, वो कहाँ चला जाता है? अचेतन मन में। व्यक्ति उनको भूल जाता है, खुद से उनको भूल जाता है। तो इसे बोलते हैं दमन, यानी कि रिप्रेशन। थर्ड नंबर पे आ जाता है फ्रेंड्स शमन, सप्रेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी बताता हूँ। शमन यानी कि सप्रेशन में
जब व्यक्ति कोई इच्छा पूरी नहीं होती, व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वह फोर्सफुली उस इच्छा को भुला देता है। मान लीजिए एग्ज़ाम में जो है पास नहीं हो पाए तो इस वाली घटना को फोर्सफुली भुला देना। लेकिन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। तो अब आपको रास्ते में आपके घर के एक साइकिल शॉप पड़ती है, उस पर अच्छी अच्छी साइकिल है। तो आपने पापा को कहा कि पापा मुझे ये साइकिल लेनी है। पापा ने आपकी क्या कर दिया, आपको मना कर दिया साइकिल के लिए। तो अब क्या करेंगे आप इस वाली इच्छा को फोर्सफुली भुलाएंगे। जिस रास्ते पे आपकी वो दुकान पड़ती है, शॉप पड़ती है साइकिल की, आप उस रास्ते से नहीं जाएंगे, आप दूसरे रास्ते से जाएंगे। ना वो आपके सामने आएगी, ना वो आपकी दिखेगी वो साइकिल, ना आपका उसको लेने के लिए मन करेगा। तो आप क्या करेंगे, फोर्सफुली उस वाली इच्छा को भुलाने की कोशिश करेंगे। तो इस एक्टिविटी को बोलते हैं शमन करना। ठीक है। अब आ जाता है क्षतिपूर्ति यानी कंपेंसेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि किसी चीज़ की पूर्ति किसी और से करना। इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या असफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। जैसे कम लंबाई वाली लड़की द्वारा ऊंची हील वाली सैंडल्स पहनना। फ्रेंड्स, एक तो एग्जांपल ये ले लेते हैं जो इसके अंदर दिया गया है। मान लीजिए किसी लड़की की हाइट कम है, तो वो क्या करती है, उसकी पूर्ति कर लेती है, उसकी कंपेंसेशन कर लेती है। उसके साथ वो हाई हील की सैंडल पहन लेती है। ठीक है, हाई हील की सैंडल पहन के वो लंबी लगने लगती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। हाई हील पे गाना भी है ना, एक हाई हील पे नच्चे, इस तरह से कुछ गाना भी है। तो क्षतिपूर्ति वहाँ से हो जाती है। या फिर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है और आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है, अधिकारी का एग्ज़ाम है आपका, तो आप पीसीएस का एग्ज़ाम तो पास नहीं कर पाए, फिर आपने टीचिंग का एग्ज़ाम पास करके आप एक अच्छे गवर्नमेंट टीचर बन गए। तो आपने क्या कर लिया, कंपेंसेशन कर लिया, क्षतिपूर्ति उसकी वहाँ की क्षतिपूर्ति किसी दूसरी जगह से आपने कर ली, किसी दूसरे क्षेत्र से। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो टोटल होते हैं 8 होते हैं फ्रेंड्स। तो हम 5 के बारे में 4 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 5वां है आपका आत्मीकरण या तदात्मीकरण, एक ही बात है। इंग्लिश में याद रखेंगे आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। ठीक है। जैसे सलमान खान को देखकर लड़के बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। ये कैसा एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो यह हम किसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे महात्मा गांधी थे, हमेशा सत्य और अहिंसा की बात वो करते थे, तो लोग उन्हें फॉलो करते हैं। ठीक है, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं कि हमें जीवन में कभी हमें झूठ का सहारा नहीं लेना, हमें हिंसा नहीं करनी है। ठीक है। तो किसी दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाएंगे और उसी के व्यक्तित्व में अपने को ढालने का प्रयास करते हैं। अब 6 नंबर पे आ जाता है प्रतिस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जब व्यक्ति अपने संवेग, विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है, मान लीजिए, तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे ऑफिस में बॉस की डांट पड़ने पर घर आकर बच्चों पर गुस्सा निकालना। एग्जाम्पल इन्होंने दिया गया है साथ में। मान लीजिए आपकी जो है, आपको फ्रस्ट्रेशन कुछ हो गई है ऑफिस में, और आपकी नोकझोंक कुछ हो गई है और आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप अपने बॉस को तो कुछ बोल नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, आप घर पे आएंगे, अपने ऑफिस का गुस्सा अपने बच्चों पे उतार देंगे, बच्चों के साथ आगे प्यार से बात नहीं करेंगे, उनको डांट देंगे, या फिर अपनी बीवी पर अपना गुस्सा उतार देंगे। ठीक है, बीवी को डांट देंगे। तो इसे कहते हैं प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए अपनी जो स्थिति है, आपके संवेग, विचार और इच्छा को जो व्यक्त करने की है स्थिति है, उनको आपने प्रतिस्थापित कर दिया किसी और जगह पे, उनको आपने प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उनका कर दिया। तो ये इसका मतलब है बात का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं 7 नंबर पॉइंट, प्रतिगमन यानी कि रीग्रेशन। इसका क्या मतलब होता है, जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है, यानी कि जब टेंशन में कोई व्यक्ति होगा तो वह उससे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है। जैसे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना या तोड़फोड़ करना। जब टेंशन हो जाएगी तो वह उससे बचने के लिए क्या करेगा, पिछली किसी बात को याद करेगा पुराने टाइम की। जैसे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना या तोड़फोड़ करना। मान लिया बच्चों को जब गुस्सा आता तो क्या कर देते हैं बच्चों को समझ नहीं होती, तो बच्चे तोड़फोड़ करेंगे, घर में कोई चीज़ तोड़ देंगे या फिर
चिल्लाएंगे, छोटा बच्चा ऐसे ही करता है ना, तो अपने आप को क्या करेगा, प्रतिगमन में पीछे वाले टाइम में ले जाएगा, पास्ट टाइम में ले जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे इसको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पास्ट में चला जाएगा, प्रतिगमन कर लेगा। इंग्लिश वाला वर्ड ज़रूर याद रखेंगे कि रिग्रेशन वो कर लेगा। इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन होंगे बाद में आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब लास्ट बचता है आपका फ्रेंड्स, लास्ट बचता है आपका उद्दातीकरण यानी कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, अब ये क्या होता है इसे भी देख लेते हैं लास्ट पॉइंट को। इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं, प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज के स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार करता है, जैसे बचपन में गुस्सैल बच्चे का बड़ा होकर बॉक्सर बनना। सब्लिमेशन यानी कि उदात्तीकरण में क्या करता है व्यक्ति, जो अपनी अनैतिक इच्छाएं, ठीक है, जो बुरी इच्छाएं हैं अपनी और प्रेरणा है, ठीक है, उनकी संतुष्टि समाज के जो नियम है, समाज की जो स्वीकृति है, उसके उद्देश्यों के अनुसार करता है। कैसे, मान लिया कोई गुस्सैल बच्चा है, लड़ाई झगड़े वाली उसकी हैबिट है, बचपन से उसकी हैबिट है, तो बाद में वो क्या करेगा, उसको अपना प्रोफेशनल बना लेगा। मान लीजिए बॉक्सर बन जाएगा, ठीक है, फाइटर बन जाएगा, बॉक्सर बन जाएगा बड़ा होकर, तो अब वो लड़ाई कर सकता है। अब वो समाज की जो है, समाज की स्वीकृति में आ जाएंगे उसके उद्देश्य। अब वो बॉक्सिंग करेगा तो उसे कोई बुरा नहीं कहेगा, ठीक है, अनैतिक इच्छा नहीं रहेंगी उसकी, फिर वो नैतिक इच्छा के उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसे बोलते हैं फ्रेंड्स उदात्तीकरण या फिर सब्लिमेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपके जो आज के थ्योरी सेक्शन है फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाता है। इसमें आज हमने पढ़ा है ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा है बाल केंद्रित शिक्षा और आपका प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। और हमने सिगमंड फ्रायड के बारे में, माइंड के बारे में जो उन्होंने बताया गया है उसके बारे में पढ़ा है हमने, ठीक है। फ्रेंड्स आपके लिए थोड़े से हमने 5-6 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं स्लाइड में, उन्हें भी एक एक करके देख लेते हैं, लगाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा स्लाइड को बड़ा करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख सके। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बताइए, बच्चे का एक कोने में बैठना, नहीं, गलत हो जाएगा। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, मान ले जो बिल्कुल प्रतिबंधित परिवेश हो उसमें बच्चे को सिखाएंगे, बिल्कुल गलत। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बिल्कुल गलत। बच्चों को जब केंद्रित किया गया है शिक्षा में तो खेल शामिल तो होने चाहिए। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां यानी कि एक्टिविटीज़, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, बस 5 क्वेश्चन ही है फ्रेंड्स, 5 या फिर 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, अभी उसको देख लेंगे फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसके समर्थक कौन थे? जॉन डीवी, ठीक है। और इंडिया में इनके समर्थक कौन थे? गीजूभाई बधेका। तो ऑप्शन दिया गया है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। फ्रेंड्स पहला ही पॉइंट इसका सही लग रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था ये बैठने की व्यवस्था और जो टाइम टेबल है लचीलापन होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो पहला पॉइंट इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, केवल शब्द है निगेटिव, वैसे भी काट देंगे, और पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश नहीं काट देंगे, गलत हो जाएगा। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, प्रगतिशील शिक्षा में ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया था कि अच्छे अंक लाने के लिए ही शिक्षा कराई जाएगी, गलत, ठीक है। बल्कि क्या था, बच्चे की अभिवृत्ति, रुचि और इच्छा उसके ऊपर डिपेंड थी। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, गलत, उसे भी प्रगतिशील शिक्षा नहीं कहते। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आती है? चर यानी कि वेरिएबल्स। बताइए फ्रेंड्स, 3 चीज़ें बताई थी, ठीक है। किसने बताया था 3 चीज़ों के बारे में? जॉन डीवी ने बताया था।
ठीक है, क्या क्या बताया था? स्वतंत्र चर यानी कि टीचर, मध्यस्थ चर कौन होता है यानी कि पाठ्यक्रम, और आश्रित चर होता है स्टूडेंट। तो इसमें पूछा है पाठ्यक्रम, तो ये कौन सा होता है पाठ्यक्रम? पाठ्यक्रम होता है फ्रेंड्स आपका, क्या होता है? पाठ्यक्रम को बोलते हैं मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर यानी कि जो आपका जो मीडियम वेरिएबल होता है, ठीक है, मीडिएटर का जो काम करता है वेरिएबल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, एक प्रोग्रेसिव क्लास है, ठीक है, उसकी व्यवस्था में शिक्षक एक अच्छा वातावरण बनाता है। कैसा वातावरण बनाता है? ताकि अधिगम को सुगम बनाता है, जो शिक्षण कार्य चल रहा है वो सुगम बन जाए, सरलता से हो जाए। तो कैसे करेगा शिक्षक? नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करेगा यानी कि डीमोरलाइज करेगा, नियामक होगा नहीं, डीमोरलाइज करेगा नहीं, ठीक है, नियामक नहीं होगा, डीमोरलाइज नहीं करेगा। आवृत्ति को बढ़ावा देता है, आवृत्ति मतलब बार बार किसी चीज़ को करेगा, ऐसा भी नहीं होगा। खोज को प्रोत्साहन देता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अधिगम सुगम कब बनेगा? और प्रगतिशील जो कक्षा है उसमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन कब होगी? जब कोई खोज परक जो कार्य बच्चों को दिया जाएगा, ताकि बच्चे क्रिएटिविटी कुछ कर सकें, बच्चे खोज में संलिप्त होकर कुछ क्रिएटिविटी करें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करें, ताकि अच्छे से वो उनका अधिगम हो सके। तो खोज को प्रोत्साहन देता है टीचर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आज का सेशन यानी कि कंटेंट और जो क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, आपको यदि अच्छा लग रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप बाद में भूल जाते हैं, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में भी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम आएंगे उनमें हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अभी कोई चार्जेबल नहीं है चैनल पर, जो भी क्लासेस चल रही हैं सभी क्लासेस फ्री हैं, प्लस हर क्लास का PDF आपको तुरंत 10 मिनट के अंदर ही प्रोवाइड करा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, 5 कर लेंगे, एक क्वेश्चन और है इसके बाद। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? बताइए, कितना इजी क्वेश्चन है। चार्ल्स डार्विन ने किया था, BF स्किनर ने किया था, जॉन डीवी ने किया था, या फिर एरिक एरिक्सन ने किया था? बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट कीजिए, आपको पता ही होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। जो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे कौन थे? फ्रेंड्स भारत के अंदर नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया नॉर्मली, तो नॉर्मली पूछेगा तो आप जॉन डीवी लगा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का, ये 5 है क्वेश्चन, ठीक है, PDF में चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी, यानी ये क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 7 क्वेश्चन है टोटल इसमें, ठीक है। 5 तो हमने अभी किया, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण एवं मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है? फ्रेंड ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी है, उसमें ज्ञानात्मक स्तर के अंदर हमने 6 स्टेजेस पढ़ी हैं। सबसे पहले क्या था उसमें? ज्ञान, ठीक है, यानी कि नॉलेज, उसके बाद समझ बोध था कि नहीं था, फिर ऐसी 3rd नंबर पे क्या था? उसका अनुप्रयोग था। तो ये कह रहा है मूल्यांकन और विश्लेषण। मूल्यांकन सबसे लास्ट में आता है 6 नंबर पे, और विश्लेषण कब आता है यानी कि एनालिसिस कब आता है आपका? एनालिसिस आपका आता है 4th नंबर पर, ठीक है। तो ये उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल है। जो बाद वाले 3 होते हैं फ्रेंड्स वो उच्चतर होते हैं, हमने आपको बताया था, और जो पहले वाले 3 होते हैं वो निम्नतर होते हैं, ठीक है, निम्न स्तर होते हैं संज्ञानात्मक कौशल के, ठीक है।
तो किस में ये वाले स्तर आएंगे, विश्लेषण और मूल्यांकन जैसे उच्चतर स्तर किस संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। इसमें से आपको पॉइंट सजेस्ट वो करना है, क्लिक करना है किस में इन दोनों का यूज़ होगा। एक ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो पहले हम सबसे पहले पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 3, भारत में कितने राज्य हैं बताइए। आप सभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, नॉर्मली इसका आंसर दे देंगे कि भारत में 28 राज्य हैं। इसमें आपको मूल्यांकन करने की ज़रूरत पड़ी कुछ, या कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ी, नहीं। तो ये वाला इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर। नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 में किसके बारे में बताया गया है, जो अमेरिका से लिए गए जो भी प्रावधान है उनके बारे में बताया गया है। तो केवल आपका ज्ञान यहाँ देखा गया है, मतलब जो चीज़ें लिखी गई हैं वही आपने बता दी। इसमें ज़्यादा आपको ना मूल्यांकन करना ना विश्लेषण करना, तो इसको भी आप नॉर्मली बता देंगे। तो ये भी इन दोनों के अंदर नहीं आएगा, विश्लेषण और मूल्यांकन के, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। इसमें ना ही तो आपको मूल्यांकन करना ना ही आपको विश्लेषण करना। आपको पता है विधानसभा का जब चुनाव होता है तो कैसे होता है, वो आपकी पूरी प्रक्रिया आप बता देंगे, ठीक है। विधानसभा के मेंबर चुने जाते हैं और उन्हीं में से जो है आपका ये होता है, ये सारा सिस्टम जो भी आप उसके बारे में ज़्यादा आपको विश्लेषण और मूल्यांकन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स आपके पॉइंट नंबर 1 पर। अपने क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर कर पाते हैं। फ्रेंड्स ध्यान करेंगे, जब हमने आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया था, किस में बताया था, विश्लेषण में क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में हम अलग अलग बांट लेंगे, बांट के क्या करेंगे, उसमें अंतर करेंगे, ठीक है, डिफरेंस करेंगे। तो ये लिखा क्या अंतर कर पाते हैं, तो अंतर करने का काम भी आपका विश्लेषण में होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का। तो दोनों के बारे में अलग अलग बांट लेंगे, निजी क्षेत्र के बारे में और सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं के बारे में, ठीक है। फिर उनमें डिफरेंस करेंगे, फिर क्या करेंगे, पूरी सूचनाओं को एक साथ इकट्ठा करेंगे, मिलाएंगे, यानी कि संश्लेषित करेंगे, सिंथेसिस करेंगे उसका, और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में अपना उत्तर निकालेंगे, यानी कि इवेल्युएट करेंगे। क्या करेंगे, लास्ट में इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन कर देंगे, ठीक है। तो पहले वाले पॉइंट में आपको विश्लेषण भी करना पड़ रहा है, संश्लेषण भी करना पड़ रहा है, मूल्यांकन इवेल्युएशन भी करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ईजी है, टफ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल एकदम क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। पूछा गया है आपके सीटेट में किसी ना किसी साल में, तो आप ध्यान से समझ लेंगे इसको। ये आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 था, और आई थिंक एक क्वेश्चन हमने और ऐड किया है, ईजी है वो भी आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। फटाफट देख लेते हैं इसको भी। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है, बताइए। फ्रेंड्स ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 एस्पेक्ट आपको बताए थे, 3 पक्ष आपको बताए गए थे, 3 डोमेन। सबसे पहला था आपका ज्ञानात्मक, दूसरा था आपका कौन सा, दूसरा था आपका संवेगात्मक यानी इमोशनल, तीसरा था आपका शारीरिक यानी कि साइकोमोटर। तो किस में आपका ये आते हैं, ध्यान, स्मृति, समस्या, समाधान, कल्पना, रचना, तो किस में आता है बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फटाफट कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर किस में आ जाएगा। तो हमने आपको बताया था इन 3 एस्पेक्ट में जो आपका ज्ञानात्मक था, ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डोमेन जो था उसमें आपके 6 पक्ष आते हैं, ठीक है। यानी कि आपका ज्ञान आएगा, नॉलेज, आपका समझ बोध आएगा, किस में आ जाएगा, सब ये संज्ञानात्मक वाले में, यानी कि ज्ञान लिखा आएगा या संज्ञानात्मक क्षेत्र एक ही बात है। तो इसमें आपके आ जाएंगे पहले वाले में ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप एक बार और अच्छे से देख लेंगे इसको, आपको पूरा चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपका 100% कम से कम 2 मार्क्स का, 2 से 3 मार्क्स का, ठीक है, 2 से 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स तो मिनिमम आप मान लीजिए, आपको 2 मार्क्स का तो यहाँ से देखने के लिए एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, एक बार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिल सके। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है।
चलिए फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारा चैनल का नाम है दी अंकित राठी यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, दी अंकित राठी के नाम से बनाया हुआ है। सभी प्रकार की PDF आपको टेलीग्राम पे भी भेज दी जाती हैं, आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टाग्राम ID है अंकित राठी के नाम से, आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्विज सेक्शन वहाँ लगाया जाता है, ठीक है। वहाँ भी आप क्विज में, अभी UP RO की क्विज चल रही है और CTET का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी भी क्विज वहाँ पोस्ट करते हैं डेली। तो इंस्टाग्राम पे भी आप ऐड हो सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। और हमारी फेसबुक ID अंकित चौधरी के नाम से, आप चाहें तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट में लिखा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।